please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। बाजार में आज दबाव जरूर देखने को मिला है। पिछले कुछ मिनटों के बल्कि आधे पौने घंटे के दौरान कहना चाहिए कि निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की कोशिश जारी है। 10,350 के ऊपर क्या निफ्टी बंद हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि निफ्टी बैंक देखिए या मिड कैप देखिए तो वहां पे हालत थोड़े ज़्यादा नाजुक है। हालांकि रिकवरी की कोशिश वहां भी जारी है, पर छोटे मझोले स्टॉक्स में खास रिकवरी अब तक देखने को नहीं मिली है। मिड कैप्स पर इस बढ़ते हुए दबाव पर नज़र है, मेटल शेयरों की पिटाई पर नज़र है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स काफ़ी कमज़ोर हुए हैं दुनिया भर में। और आप देखिए स्टील स्टॉक्स या फिर एल्यूमिनियम कंपनीज हिंडाल्को जैसे इनकी काफ़ी पिटाई हो रही है। आईटी, कंज्यूमर, ये कुछ एक सेगमेंट्स हैं जहां थोड़ी बहुत खरीदारी है, पर इसे कोई खास सहारा अब तक तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ऐसे में? निफ्टी 10,200 के पुट में कुछ शेयर जुड़े हैं, तो अब अगला सपोर्ट लेवल शायद वहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन ऊपर देखिए, इस वक्त हम 10,358 पर हैं कैश में, और 10,400 पे भी काफ़ी कॉल की राइटिंग हो रही है। 10,500 ऊपर के लेवल पे लगातार राइटिंग हो रही है। 10,800 वाले जो राइटर्स थे उन्होंने वहाँ थोड़ी पोजीशन काट के 10,700 पे शिफ्ट हुए, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ रही है तो वो एक यूजुअल पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कॉल राइटर्स कहीं पीछे हटे हैं, वो दरअसल और करीब आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम अच्छा मिल रहा है और पूरी सीरीज तक प्रीमियम बरकरार रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कॉल राइटर्स बाजार पे हावी हैं, बाजार पे दबाव साफ दिखाई दे रहा है। हर्षिता जी हाँ, और आप इंडेक्स के लेवल्स देखें तो प्रेशर डेफिनेटली है। हालांकि 10,350 के आसपास ही इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में करीब है उन लेवल्स के। दिन के लो से आप देखिएगा थोड़ी सी चाल बेहतर हुई है, भले ही वो 30 पॉइंट की ही सही हो। लेकिन अगर आप सेंसेक्स पर गौर करें तो सेंसेक्स में सुबह से ही बिकवाली का दबाव बना हुआ है। अभी आप नोटिस करेंगे 274 अंकों के नुकसान के साथ ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी में हमने देखा था निचले लेवल से ऐसे मूव्स आ रहे थे कि शायद रिकवरी आती हुई दिखाई दे, लेकिन वो हो नहीं पाया अभी तक। 200 अंकों के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा जिन लेवल्स का मैं बात करी थी। करीब 150 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी, फिर हमने देखा रिकवरी आई और उस पीक से हम फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। हालांकि दिन के लो से अगर आप तुलना करेंगे तो स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई देगी, क्योंकि 24,800 के करीब आ चुका है बैंक निफ्टी इस समय, जहां पर लो हमने बनाया था 24,682 का। तो मार्केट कहीं ना कहीं प्रदीप कोशिश कर रहा है इस बिकवाली को कुछ ऑब्जॉर्व करने की। बिल्कुल, और हम चार्ट पे भी देखेंगे कि कौन से लेवल अहम है इस लिहाज से। लेकिन आइए बताते हैं आपको बाजार में कहाँ होगी हमारी नज़र। ट्रेड वॉर का एक डर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रहा है, उस पर खास तौर पे चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मेटल सेक्टर फोकस में है, इसी के चलते मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़ेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। फार्मा कंपनियों की खराब होती सेहत, खास तौर पे औरोबिंदो पर है नज़र, और इस पर रहेगी हमारी खास फोकस। इसके अलावा कहाँ लॉन्ग करें और कहाँ शॉर्ट आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर बाद राकेश बंसल के साथ। 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी कॉल और 3:15 पर BTST या STBT। लेकिन स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, और मेटल्स में बिकवाली जो है वो काफ़ी रही है। हालांकि इस समय देखेंगे तो JSPL टॉप लूजर के तौर पर दिखाई देगा, जहां पर हिंडाल्को में सबसे ज़्यादा पहले नुकसान था। हिंडाल्को अब 230 के आसपास, JSPL 237 के लेवल्स दिखाता हुआ। JSW स्टील में आप देखिए 4.25% का नुकसान। सेल और टाटा स्टील पर भी सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये टॉप लूजर्स हैं मेटल कंपनियों में। तेल कंपनियों में भी आज हमने देखा दबाव है। ऑयल एंड गैस एक्चुअली HPCL टॉप लूजर्स में शामिल, लगभग 3% का करेक्टिव मूव। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी बख्शा नहीं है। बिकवाली के खिलाड़ियों ने 2.5% नीचे। पेट्रोनेट, महानगर, गेल दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा ऊपरी लेवल से फिर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑटो कंपनियों की रफ्तार थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई। बीते हफ्ते का पूरा एक्शन बाजार ने बचा लिया है। टाटा मोटर्स पर एक बड़ा हिट लग सकता है, क्योंकि ट्रंप यूरोप से आने वाली बड़ी कार्स पर ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वो एक धक्का जरूर रहेगा टाटा मोटर्स के JLR, लैंड रोवर पर। बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, आयशर, ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। मिड कैप काउंटर्स पर आएंगे, और इससे पहले देख लीजिएगा कि निफ्टी में क्या कुछ हो रहा है। निफ्टी में गिरने वाले काउंटर्स, औरोबिंदो फार्मा 9 आपत्तियां सामने आई है यूनिट 4 के लिए, हैदराबाद वाली।
अंबुजा सीमेंट, HCL टेक, यस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स में, और मिड कैप में देखिए गिरने वाले काउंटर्स में फोर्टिस हेल्थकेयर शामिल है, यहाँ पर कोई सरप्राइजेस नहीं। रिलायंस इंफ्रा ने इनफैक्ट एक आर्बिट्रेशन नोटिस भेजा है पीपावाव डिफेंस अर्स्टवाइल प्रोमोटर्स या के नाम पर, और दोनों काउंटर्स अब पिघलते हुए PTC बलरामपुर चीनी पर दबाव दिखा रहे हैं। तेजी की तरफ कुछ काउंटर्स हैं और इसमें IDBI बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आज पर हमने देखा है शुरुआत थोड़ी सी नरम थी और उसके बाद एक तेज चाल इसकी बनी है। 11% का उछाल लगभग आ चुका है इंट्राडे में, फिलहाल 8% ऊपर IDBI बैंक। वक्रांगी एक और काउंटर है जहां पर हमने देखा एक पुल बैक आता हुआ लोअर लेवल से। इसी के साथ कुछ और स्टॉक्स है आज, कैनफिन होम्स जैसे, एरिस लाइफ, माइंड ट्री जैसे, जहां पर आज हम देख रहे हैं कुछ खरीदारी के अंश देखे गए हैं। चलिए चार्ट पर नजर डालते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं आज। तो हम आज तीनों चार्ट देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स का, जो मिड कैप फ्री फ्लोट 100 इंडेक्स है NSE का। लेकिन शुरुआत निफ्टी से, और ये चार्ट आपने देखा हुआ है, पहले भी हमने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगल में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है फिलहाल निफ्टी, और ऊपर की तरफ जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो हमने आपको वजह बताई थी। और अब देखिए आज हमने इसका लोअर एंड की तरफ आने की कोशिश की और नीचे से थोड़ा बाउंस आया है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने ये जो पुराने स्विंग लोस थे उनको तोड़ा नहीं है। ये करीब 10,275 के आसपास थे। इनफैक्ट रीसेंट लो भी अगर आप देखें 2 हफ्ते पहले का, हमने उसको भी तोड़ा नहीं है। तो ये पैनिक में अगर बाजार पुराने लोज ना तोड़े तो बुल्स को थोड़ी सी होप जगती है, थोड़ी उम्मीद जगती है, और वही आज इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ हद तक निचले स्तरों से जो हम उछाल आते हुए देख रहे हैं। लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो ये आर्ली चार्ट्स हैं, या आज के शुरुआत की पहले घंटे की कैंडल है। देखिए ज़ोर से गिरावट आई, फिर हम टिकने की कोशिश करते रहे, पिछले घंटे में एक उछाल आया है, फिर ऊपर दबाव आ रहा है। तो ये जो हमने एक होप जगाई थी वो दरअसल पूरी नहीं हो रही। जो दबाव देखने को मिल रहा है इसकी वजह क्या है? पहली वजह तो ये कि देखिए आज शुरुआत में गैप डाउन दिखा और पहले मिनट में जो ओपनिंग लेवल है वही दिन का हाई भी है। तो जब ऐसी स्थिति में आप एक कैंडल देखते हैं, ये आर्ली कैंडल है, तो ये आपको बताती है कि बाजार में बिकवाली का काफ़ी तेज़ दबाव है। तो ट्रेडर्स को लगता है कि इससे ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए उछाल आया और वहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई। दूसरा बड़ा कारण लेकिन जो यहाँ पर दिखाई देता है इस दबाव के पीछे, उसके लिए आपको निफ्टी बैंक देखना चाहिए। ये देखिए निफ्टी बैंक आपके सामने, जो मैं आपको बता रहा था निफ्टी के मामले में। अब ये डेली चार्ट्स हैं और निफ्टी ने जहाँ अपना पुराना स्विंग लो नहीं तोड़ा है, निफ्टी बैंक 2 हफ्ते पहले के लोस के नीचे चला गया। हालांकि दिन के निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखिए क्लियरली ये लोअर टॉप्स बना रहा है। निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी बैंक लोअर टॉप्स बना रहा है, और ये ही चिंता की बात है जिसकी वजह से दरअसल निफ्टी के लिए भी टिकना थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है और ऊपर के लेवल पर आप दबाव देख रहे हैं। दूसरी फिक्र की बात आपको यहाँ दिखाई देगी, ये मिड कैप इंडेक्स है, जहाँ भी आप देखिए 2 हफ्ते पहले का स्विंग लो हमने दिन के दौरान तोड़ा। अब संभलने की कोशिश अभी कर रहे हैं, लेकिन अब भी दबाव साफ तौर पे बना हुआ है, खास रिकवरी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात, अगर आप ये पूरा पैटर्न देखें जो कि पिछले करीबन 3 से 4 हफ्ते की तस्वीर आपको दिखाता है, तो हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी, लेकिन उस रिकवरी के बाद हमने यहाँ पे लोअर टॉप ही बनाया और यहाँ पे फिर से लोअर टॉप बनाया, जो कंफर्मेशन आपको देता है कि ट्रेंड तो अभी नीचे की ओर ही है और ये बॉटम फिर से रीटेस्ट हो सकती है या टूट सकती है। आज हमने हाल की स्विंग बॉटम के नीचे जा करके फिर से इसको कंफर्म किया है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम के मूड में आ रहे हैं मिड कैप के मामले में भी। तो निफ्टी अकेला पड़ गया है, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स मदद नहीं कर रहे। यही वजह है कि आपको जो शार्प रिकवरी पिछले घंटे के दौरान दिखाई दी थी वो भी टिक नहीं पाई है। तो ये आसार फिलहाल अच्छे नहीं दिखाई देते। हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है, ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं। सुबह हमने 35 का आंकड़ा देखा था, 37 पर ही है, तो कोई खास सुधार हर्षदा नहीं आया है। जी हाँ, मूड बिल्कुल बदल नहीं रहा है, अभी भी नर्वसनेस बनी हुई है और इस नर्वसनेस के पीछे शायद डाउ फ्यूचर्स का 100 पॉइंट नीचे रहना हो सकता है। इस पर भी आगे डिटेल में बात करेंगे, बग्गा साहब से जानेंगे जो ट्रेड वॉर जैसी स्थिति अब छिड़ती हुई दिखाई दे रही है उसके क्या मायने हैं। लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट। इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है, बैंक निफ्टी की रिकवरी देखकर क्या मौका है अभी भी बिकवाली करने का या फिर शॉर्ट कवर करने का। हमारे साथ विश्वेश चौहान बने हुए हैं। विश्वेश, बताइए आपकी क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक पर? मेरी राय में ऊपर से जो बिकवाली आई है बैंक निफ्टी में वो काफ़ी मच एंटिसिपेटेड थी और अभी हम 200 DMA के बहुत आसपास है। आज का लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे ही बना है और
अगर एज एन ऑप्शन ट्रेडर मैं देखता हूं तो आज के दिन में 3-4% इंट्राडे जो आईवी शॉर्ट अप हुई थी वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत ज़ोर से बैंक निफ्टी की गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 24,600 हम होल्ड करते हैं हम शायद 25,500 तक का पुल बैक भी कर सकते हैं। ये काफ़ी एविडेंट है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, बट मैंने इस तरह के पैटर्न देखी हैं, ये पैटर्न टूटने से पहले एक बार विपसॉ करती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिग्नल और नॉइस को अलग करना चाहिए। 24,600 के नीचे ही फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए बैंक निफ्टी में। सुबह का शॉर्ट अब कवर कर लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से शॉर्ट तो कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगा और ये जो आज के दिन में 10% विक्स में राइज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेम डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से जब तक 24,600 नहीं टूटता है तो फ्रेश शॉर्ट नहीं करने की सलाह होगी। ओके, 24,600 निफ्टी बैंक के लिहाज से ये अहम लेवल है। जब तक ये बरकरार है तब तक आप नए शॉर्ट्स ना करें, ये सलाह आती हुई विश्वेश की तरफ से निफ्टी बैंक पे। आइए देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर खास तौर पर हमने पोजीशंस आज के दिन बनते हुए देखी हैं और अच्छे खासे प्राइस मूवमेंट भी हैं। सेल पर नज़र होनी चाहिए। इनफैक्ट सारे मेटल स्टॉक हैं, लेकिन सेल और NMDC खास तौर पे आज कमज़ोर हुए हैं। टाटा स्टील को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। विश्वेश, स्टील में बेहतरीन शॉट कहाँ नज़र आ रहा है अगर आपको दिखता हो तो? मेरे हिसाब से सेल जिस लेवल पे है करंटली, अगर आपको याद हो तो अक्टूबर मंथ से 50 रुपये से ऑलमोस्ट 100 रुपये तक का मूव आया था और वो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव मूव था। अब ये जो 3 वेव डिक्लाइन आ रहा है, इसका जो लोअर वीकली एवरेज है और डेली स्विंग है वो कहीं ना कहीं 70 to 75 की रेंज में मर्ज हो रहे हैं। अब आज के दिन में ये जो गिरावट है, मैं बहुत ज़्यादा इस लेवल पे एग्रेसिव होने की सलाह नहीं दूंगा। तो अगर आप मुझे पूछते हो कि स्टील में सबसे अच्छा शॉर्ट कौन सा है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। मेरे हिसाब से शायद आई वुड लाइक टू गो विद द टाटा स्टील, क्योंकि टाटा स्टील का जो फॉल था उसका पुल बैक होके कहीं वो फेल हो रहा है। तो टाटा स्टील जब तक थोड़ा सा लंबा लेवल है, लेकिन टाटा स्टील जब तक 680 के नीचे ऊपर नहीं जाता है तब तक शायद उसका एक स्विंग पेंडिंग हो सकता है और उसका 200 जो डे है वो समझाओ 618 है। सो करंट प्राइस से 7-8% का फॉल बच जाता है। बट सेल आई वुड बी वेरी वेरी स्केप्टिकल शॉर्टिंग। मैं शायद 72 के आसपास एक बार खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर स्टील में कुछ शॉर्ट करना है लुकिंग एट द करंट सेटअप, तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है और सेल क्योंकि मेरे ख्याल में बीते हफ्ते से ही टूटता आया है, शायद इसीलिए यहाँ पर और वीकनेस आने की स्थिति नहीं है। लेकिन दो काउंटर्स और दोनों देखिए बैन में है वायदे बाजार के, HDIL और साथ ही साथ IDBI बैंक। IDBI बैंक में तेजी आई है आज कैश मार्केट में, करीब 8% तक का उछाल। दूसरी तरफ HDIL में बिकवाली के सौदे बढ़ रहे हैं। क्या किया जाए? हर्षदा, IDBI की जहाँ तक बात है, मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट 1 मंथ के रिटर्न 44% है और लास्ट 3 मंथ के रिटर्न 48% है, वर्सेस द PNB विच इज 38% डाउन एंड 43% डाउन इन 3 मंथ। तो ये एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस है और इस तरह का आउट परफॉर्मेंस मैंने जब देखा है, इट इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ न्यूज फ्लो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो एक्सपेक्ट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे खरीदारी अगर करनी है तो गिरावट पे करें और अपसाइड में मेरे ऐसा मानना है 90 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब जाता है तो फिर 110 रुपये तक की जगह बन जाती है। ओके, तो फिलहाल आप IDBI पे काफ़ी अच्छी कॉल देते, तेज़ी की कॉल दे रहे हैं और आज देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है। क्या इतनी पोजीशन कटी है विश्वेश कि ये बाहर आ सके बैन से? IDBI की बात कर रहे हैं जी। आज के दिन में जो आपको अनवाइंडिंग दिख रही है वो मेजर अनवाइंडिंग बेसिकली कॉल राइटर की थी। मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ IDBI को और जहाँ तक मेरा मानना है ये जो रिसेंट मूव आया था बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटर्स ने इसकी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी थी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास चल रही है सम ऑफ द स्ट्राइक्स में तो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी परसीव्ड बाय लॉट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर।
एंड दे मे हैव इग्नोर्ड कि अंडरलाइंग बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:2 2.5 के रेशियो में कॉल स्प्रेड शॉर्ट किए हुए थे या लॉन्ग किए हुए थे। तो जो ऊपर के लेवल में जो 80-85 के लेवल में जो कॉल राइटिंग थी वो अनवाइंडिंग हो रही है। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो 85 का जो पुट ऑप्शन है वहाँ पे बिल्टअप भी हो रहा है। तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ऑप्शन साइड ट्रैप्ड है। और एट द सेम टाइम 85 के कॉल ऑप्शन में आप देखेंगे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। आप 90 के कॉल ऑप्शन में देखिए वहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। सो आज का जो अनवाइंडिंग है दैट इज बेसिकली कैश बाइंग विच इज गिविंग ट्रबल टू लॉट ऑफ द कॉल राइटर्स। सो मेरे हिसाब से बैंड से आना वो कहना मुश्किल है फिलहाल, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये बाइंग शायद कंटिन्यू रह सकती है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी पोजीशंस कट रही हैं ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा, फ्यूचर्स में भी मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है जिस तरह से आज पोजीशंस काटी गई हैं और उसका नेट इम्पैक्ट तो आपको दिन ढलने के बाद ही मालूम पड़ेगा जब आंकड़े आएंगे। लेकिन भारी मात्रा में अनवाइंडिंग हो रही है, HDIN में भी भारी अनवाइंडिंग हमने आज होते हुए देखी है, इनफैक्ट फोर्टिस में भी थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है। वक्त विशेष आपसे इजाज़त लेने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 10,350 पे निफ्टी, 24,800 के थोड़े नीचे निफ्टी बैंक, ऊपर के लेवल पर दबाव बरकरार। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, साथ ही ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और किरण जाधव .com के किरण जाधव। दस 355 ये फिलहाल लेवल है निफ्टी का। 102 अंकों की गिरावट यहाँ पर कायम है। मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी एक बार फिर 100 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। माहौल में ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं, लेकिन बाजार किसी तरह से कुछ स्टेबल होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। स्पीच फटाफट नजर डाल लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स की स्थिति में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं, क्योंकि लास्ट जब हमने देखा था डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 100 अंकों की गिरावट दिखा रहा था। डाउ फ्यूचर्स इस समय सिर्फ 38 पॉइंट ही नीचे है, तो वो एक अच्छा साइन है प्रदीप। और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि बाकी के यूएस मार्केट्स में भी, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर यूके, कुछ हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। तो उन लेवल्स को देखकर शायद हमारी चाल बंद होते होते थोड़ी सी सुधर जाए, इसकी उम्मीद बनी बैठी है। संदीप जैन हमारा साथ दे रहे हैं, किरण जाधव .com की किरण जाधव और powermywealth.com के संदीप वागले भी। बग्गा साहब को भी जोड़ेंगे कुछ ही क्षणों में, लेकिन जिस तरह से कुछ काउंटर्स टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं इस समय, उस पर फोकस करते हैं। और टॉप लूजर्स में ऑफ कोर्स मेटल्स के साथ साथ एक स्टॉक जो चमक रहा है ऊपरी लेवल्स पर, वो है बलरामपुर चीनी। किरण, इस पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि काफ़ी टूटा है काउंटर। अब क्या और चांसेस है गिरने की? 100 के नीचे जाएगा या होल्ड करेगा करंट लेवल्स पर? हर्षद जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अगर देखते हैं चार्ट पैटर्न, तो एक नया लो बन चुका है इस इंटरमीडिएट ट्रेंड का और काफी वर्टिकल डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 175 से करीबन 107 पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके चार्ट पैटर्न है, शायद ऑन द लोअर साइड 100 रुपए का लेवल भी टूट सकता है, पर पिछला जो बॉटम था, स्विंग बॉटम था, वो करीबन 102-103 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरा मानना है कि 101-103 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से, ये अगर निकल जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि 85-86 लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। इस वक्त अगर आप नज़र डालें बाजार में साफ तौर पे ऊपर के लेवल पर दबाव बना हुआ है, रिकवरी आई ज़रूर थी पर टिकना मुश्किल बना हुआ है। इस लिहाज से ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरी पौने घंटे के दौरान क्या हम ये रिकवरी और दिखा पाते हैं, क्या इन लेवल से थोड़ा और बेहतर हो पाते हैं। खासतौर पर मिड कैप में जिस तरह का दबाव है, 200 पॉइंट नीचे अब भी आपको मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप पूरे बाजार का समीकरण इस वक्त देखें, हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरह से हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर अभी भी काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन अगर 2 स्टॉक ऊपर हैं तो उसके सामने 9 शेयर नीचे हैं। ये जो मार्केट ब्रेथ आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल अगर आप सिंपल शब्दों में देखें तो 2 स्टॉक ऊपर हैं तो 9 स्टॉक नीचे हैं, यानी मार्केट ब्रेथ काफ़ी स्ट्रॉन्गली नेगेटिव बनी हुई है। और ये दबाव हमने बहुत सारे सेक्टर्स और शेयर्स पर आज बनते हुए देखा है। मेटल ने ऑफ कोर्स यहाँ पे लीड किया है, इसके अलावा कुछ एक सिलेक्टिव बैंकिंग्स पे दबाव है, NBFCs पे दबाव है और शुगर स्टॉक्स पे हमने काफ़ी हद तक कमज़ोरी बढ़ते हुए देखी है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स
जुड़ रहे हैं। संदीप वागले, संदीप जैन, किरण जाधव सभी जुड़े हुए हैं और अजय बग्गा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका हमें इंतज़ार है। लेकिन संदीप जैन, ये बताइए कि ये जो शुगर स्टॉक्स पे आप नज़र डालिए, बलरामपुर चीनी मिसाल के तौर पे 9% नीचे है। शुगर के आंकड़े आ रहे हैं जो करीब 40% के आसपास प्रोडक्शन बढ़ने की बात बताई जा रही है सीज़न में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा है। क्या लगता है आपको, अगर शुगर में कोई भी पोजीशन हो तो एक बार काट लेनी चाहिए, आगे और नुकसान बढ़ सकता है? देखिए, शुगर में तो बलरामपुर चीनी एफएनओ में है और कैश मार्केट में जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे वैसा लगता है जो एक शुगर सेक्टर का जो एक ड्रीम रन था वो तो ओवर हो चुका है। और आप देखिए बलरामपुर चीनी जो लीडर है और इनफैक्ट बेस्ट ऑफ द पैक भी है कई मायनों में है, साइज़ हो या बैलेंस शीट क्वालिटी हो या प्रोमोटर्स क्वालिटी हो, सबको देखते हुए वहाँ पे भी बाईबैक का भी अनाउंसमेंट हुआ और सरकार के इतने सारे इनिशिएटिव्स के बाद भी अब हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आती है और सस्टेन नहीं कर पा रहे। और जो आपने कहा कि जो शुगर प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा एक बढ़ोतरी दिखाने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और वैसे भी सिक्लिकल है तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो वैसे भी मेरी राय कम ही रहती थी, और मैं यही कहूँगा कि इन लेवल्स पे समहाउ एक बार एग्जिट ना करें। हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और सरकार के इनिशिएटिव्स की एक आशा बनाए रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए। बट ओवरऑल इट्स अ होल्ड, नॉट अ बाय एट ऑल। और वैसे भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा पेन मुझे लगता है कि और गहरा सकता है जिस तरीके के मार्केट सिनेरियो बन रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में भी अभी भी पेन बाकी है। सो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस, एंड पर्टिकुलरली इन टाइप के स्टॉक्स में तो जहाँ पे हाई बीटा नेम्स हैं ये सारे, तो यहाँ पे पेन ज़्यादा फास्ट आता है। तो मेरे हिसाब से दूरी बनाए रखे ज़्यादा अच्छा है। जिन्होंने ले रखा वो अब होल्ड करे, अननेसेसरली लॉसेस बुक ना करे। कहीं भी अगर मार्केट में बाउंस आता है तो इनमें फास्ट बाउंस भी आता है। तो मेरे हिसाब से बलरामपुर चीनी और अदर शुगर स्टॉक्स आर नॉट बाइज, सिंपली होल्ड। ओके, तो नई खरीदारी ना करें और बिकवाली की पोजीशंस भी ना लें इस समय, आप होल्ड कीजिए अगर आपके हाथ में ट्रेड है। एक स्टॉक जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर बग्गा साहब से भी बात करेंगे। 5% का उछाल इनफैक्ट पिछले 15-20 मिनटों में फोर्टिस हेल्थ केयर की ओर से आता हुआ 163 के लेवल्स आ चुके हैं। अचानक ये तेज़ी आई है, जहां पर आज डेवलपमेंट्स वही थी कि SFIO की जांच के आदेश आ चुके हैं सरकार की ओर से। इस सीरीज के अंत तक ये वायदे से आउट हो जाएगा। संदीप वागले, 163-62 पर क्या करेंगे? हर्षदा, ये बहुत बार ये स्टॉक 160-165 ये रेंज में जाके ये रैली फिजल आउट होती है। मैं 170 के ऊपर के क्लोज के लिए वेट करूंगा, और आज मुझे वो दिखता नहीं है अभी भी, और होता भी है तो भी वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं है। तो मैं थोड़ा शायद एक आध दिन और वेट करूं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये ब्रेकआउट है या नहीं। फिलहाल मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चले, लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। जो भी एक्शन है कैश मार्केट का ही एक्शन है, क्योंकि वायदे में हमने देखा है ये बैन लिस्ट में है इस समय। तो ये फिलहाल अपडेट फोर्टिस हेल्थ केयर पर, इस पर आगे नजरें रहेंगी। बग्गा साहब को जोड़ लेते हैं। बग्गा साहब, गुड आफ्टरनून। ग्लोबल मार्केट से देखिए फिर से संकेत मूड बिगाड़ रहे हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया कि मेटल्स के इंपोर्ट पर वो ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं, एल्युमिनियम और स्टील पर। इसी का कहर अभी भी जारी है। आप इस पर्टिकुलर मूव को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये होता हुआ दिखाई देगा और ये बड़ा झटका होगा, या फिर एक नीजर्क रिएक्शन जो आज है और कल विल बी बैक टू नॉर्मल और मेटल्स में फिर खरीदारी आ जाएगी? इसमें 3 पहलू हैं हर्षदा। एक तो ये करेंगे ज़रूर क्योंकि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करता है ये बात। बट अगर आप देखें तो जैसे ये चाइना के अगेंस्ट रिटोरिक कर रहे हैं, चाइना केवल 1% है कंट्रीब्यूशन US स्टील और एल्युमिनियम में इंपोर्ट में। ज़्यादा है कनाडा, मेक्सिको जिसके साथ उनका करार है नाफ्टा का, और साउथ कोरिया जो उनका एक एलाई है नॉर्थ एशिया में। तो ये ओवरऑल आपको इसके पीछे देखना पड़ेगा क्या सच्चाई है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा इकोनॉमी पे इसका असर होगा। उल्टा जो 60,000 जॉब्स हैं स्टील या एल्युमिनियम में बेसिक प्रोडक्शन में, उसके सामने लगभग 20 लाख जॉब्स हैं जो इफ़ेक्ट होंगे। ज़्यादा
कीमतों से। तो बेशक ये ड्रिंक्स के कैन्स हों या कारें हों या और चीज़ें हों, तो ओवरऑल ये होगा। बट इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इसमें दो चीज़ें रहेंगी। एक के यूरोप भी फॉलो ऑन करेगा क्या, तो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जो मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है कि फिर यूरोप भी बढ़ा देगा, ताकि जो माल यूएस में ना जाए वो यूरोप में आके ना डंप होने लग जाए। उसके कारण पूरा विश्व में एक ट्रेड वॉर चल सकती है। ये मार्केट की थीसिस है। इसमें ये होते हुए कम लगता है, बट मार्केट क्योंकि सेंटिमेंट्स पे चलता है शॉर्ट टर्म में, 2002 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी बढ़ाए थे तो डॉलर गिरा, स्टॉक मार्केट गिर गए थे, बॉन्ड की कीमतें गिरी और यील्ड बढ़ी और जापानीज येन स्ट्रांग हुआ था। तो वही होते दिख रहा है आज भी। 105 पे येन पहुंच गया, डॉलर गिर रहा है और स्टॉक्स गिर रहे हैं। कितनी देर चलेगा, ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि ये ट्रेड वॉर बहुत मुश्किल है आज के ग्लोबलाइज माहौल में। ऐसी ट्रेड वॉर करनी यूएस को ज़्यादा हानि होगी चाइना के बनिस्पत या और कंपनियों के बनिस्पत। और अगर आप मार्केट भी देखें, सेल जो कि 5% से कम एक्सपोर्ट करता है वो इतना ही गिर रहा है जितना JSW जो 25% एक्सपोर्ट करता है अपने उत्पादन का। तो मार्केट जब बिकवाली में आता है सब कुछ ही बेचने लग जाता है और यही मौका देता है आपको बाय ऑन डिप्स करने का। तो ओवरऑल मार्केट हमारी आउटलुक बिगड़ी नहीं है, मार्केट स्थिर है, ग्लोबल मैक्रो है, इंडियन मैक्रो स्ट्रांग है। ये सब फ्लोज के कारण चल रहा है। FIs की सेलिंग हुई है, उसके आगे DIIs की बाइंग है। थोड़ा बहुत मार्केट और मंदी रह सकती है मार्च में, बट सपोर्ट ले रहा है मार्केट। और शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करने की मैं सलाह दूंगा इस मार्केट में, क्योंकि जब ये टर्न मारेगा तो ऐसे ही तेज़ी से भी टर्न मारने की इसमें काफ़ी संभावना है। नहीं, आपका जो पूरा थेसिस है कि ये ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं यूएस को जो करना है वो करेंगे ही, और यूएस अगर करेगा तो बाकी लोग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहेंगे? जी वही है, देखिए इसको पारित होते होते कांग्रेस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे होता है नहीं होता है। तो ये एक तरह से एक स्टैंस ले लिया है ट्रंप ने। अब ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि पीछे मुड़ेंगे। टैक्स में इन्होंने किया, H1B में नहीं किया। अब H1B का क्या था, वो टेक्नोलॉजी पे ही ज़्यादा असर था और भारत जैसी कंट्रीज़ पे था। यूरोप के पास ऐसा कुछ है ही नहीं माहौल H1B का, तो उनको कुछ बैरियर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो प्रदीप जी, जो आज इशू आ रही है या फ्राइडे को जो इशू आई थी कि यूरोप रिटेलिएटरी मेजर्स करेगा, चाइना ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो वो रिटेलिएशन में फिर काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। और जो बेयर्स होते हैं, जिम रॉजर्स हो गए या नॉर्मल बेयर्स हैं जो पिछले 25 साल से कह रहे हैं कि मार्केट डूबने वाला है, कभी कभार वो ठीक भी हो जाते हैं, वो फिर आज निकल आए और बोल रहे हैं कि मार्केट डूबेगा, आप बच के रहिए। मुझे नहीं लगता। आई थिंक 1 साल और एट द लीस्ट ये मार्केट है। जो हम इंडिकेटर्स ट्रैक करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं यूएस इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के, वो टॉपिश नहीं है। अभी हम पहुंचे ही नहीं टॉपिश लेवल पे। आप बॉन्ड यील्ड्स का जो हम देखते हैं 2 साल वर्सेस 10 साल, उसका डिफरेंस बरकरार है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मॉनिटर करते हैं, लगभग 13 ऐसे आंकड़े हम देखते हैं, 13 के 13 पॉइंट कर रहे हैं कि इकोनॉमी सुदृढ़ है यूएस की, इंडिया की इकोनॉमी ऑन द मेंड है, बढ़ रही है। तो हमें मार्केट गिरते हुए तो नहीं दिखता है और तेजी से गिरते हुए खत्म होने के संकेत हरगिज नहीं है। ये बात बगा साहब आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो कुछ अभी चल रहा है उसके असर कहाँ तक आ सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि रिटेलिएशन अगर हुआ तो अमेरिका से, जैसे अगर ऑटो एक्सपोर्ट होता है तो दूसरे देश उस पर रोक लगा सकते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत सबसे ज़्यादा ऐसे में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को लेकर निवेशक चिंतित हैं कि ये सारे कदम जो ग्लोबल ट्रेड को रोकेंगे, इस तरह की कंपनियों के लिए बड़ा एक घाटे का सौदा साबित हो सकते हैं, जिनका कारोबार कई देशों बल्कि कई कॉन्टिनेंट्स में हो। बिल्कुल। और देखिए प्रदीप जी, जो रिटोरिक बोला जाता है और जो असली के कदम होते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क ज़रूर रहता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये होगा, मटेरियल्स में थोड़ा बहुत तो ये लेंगे एक्शन। अब 25% कर पाते हैं कि नहीं,
मुझे लगता है कि कनाडा, मेक्सिको और कोरिया पे नहीं लेंगे, ज़्यादा चाइना करेंगे, जो सिंबॉलिक रहेगा क्योंकि 1% ही है चाइना, तो उससे ज़्यादा कीमतों पे असर नहीं आएगा। और इस साल उनके कांग्रेस की इलेक्शंस हैं, उनके जो पार्लियामेंट की इलेक्शन है, तो उसको देखते हुए जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ब्लू कॉलर वाइट की, उसको ये एड्रेस कर रहे हैं। बट इससे ना जॉब्स बढ़ने हैं, ना कीमतें घटेंगी, उल्टा कीमतें बढ़ेंगी। यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड आपको यही दिखा रही है। तो इसमें अब इसका तोड़ क्या निकलेगा कि ये थोड़ा बहुत ये करेंगे चाइना के अगेंस्ट, बट ज़्यादातर नाफ्टा के अंदर बोलेंगे हम नहीं इसको लागू करें, नाफ्टा हम देख रहे हैं। इसी ट्रंप ने पिछले हफ्ते बोला था कि हम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को फिर से देख रहे हैं, क्योंकि वो टीपीपी जो इन्होंने छोड़ी जगह, उसमें चाइना चला गया है। तो ये काफ़ी इनको अंदर से तकलीफ है। तो ये जो कहते हैं और जो होगा उसमें आप डिफरेंस रखिए। मार्केट्स क्या पैनिक कर गए, मटेरियल्स में ये साल अच्छा है, मटेरियल्स में यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, मटेरियल्स अच्छा करेंगे। चाइना की 6.5% इस साल ग्रोथ बोली है, सबसे बड़ा कंज्यूमर कमोडिटीज़ का चाइना है, वो डिमांड कहीं नहीं जा रही। इंडिया का टर्न अराउंड हो रहा है डिमांड। तो ये सब देखते हुए आप मटेरियल्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आई वुड से मटेरियल्स बाय ऑन डिप्स है। अगर आपको पसंद है कोई काउंटर, आज खरीदने का मौका हो सकता है अगले एक आध हफ्ता, 10 दिन, महीना भी और थोड़ा गिरेगा, बट इतना कुछ डर की बात नहीं है मटेरियल्स में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। और लार्जली इन मार्केट्स पर आती हुई BEML आपकी स्क्रीन पर आया, 13% का उछाल। BEML में एक बार फिर वो डेवलपमेंट आ रही है। ये इनफैक्ट एजेंसीज के जरिए है, तो एक पर्टिकुलर सोर्स कोट नहीं हुआ है कि सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, अनुमति दे दी है कि 26% हिस्सेदारी BEML सरकार बेचेगी। ऐसी स्थिति में 54% हिस्सेदारी मेरे ख्याल में सरकार के हाथ रहेगी। आपको याद होगा पहले पूरी तरह से विनिवेश का प्लान था, उसके बाद कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने खुद सरकार को लिखा था कि कई सारे एसेट्स हैं, आप BEML में सरकार की पोजीशंस बेचें नहीं। उसके बाद जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैं पढ़ रही हूँ, ये फरवरी की ही है इस साल की, कि अनंत कुमार जो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि सारे पुरजोर कोशिश की जा रही है कि BEML एक सरकारी कंपनी ही रहे, 100% विनिवेश नहीं होगा, पूरी तरह से हिस्सेदारी नहीं बेचेगी सरकार, थोड़ी सी हिस्सेदारी बेचेगी। और मेरे ख्याल में प्रदीप, ये बस पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि कुछ हिस्सेदारी बिकेगी और आज फिर से वो डेवलपमेंट आती हुई इस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो जब कुछ नया नहीं, 26% विनिवेश की अगर बात है तो वो तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। दिक्कत यहाँ पर वही है जो आप कह रही हैं कि एक तो अलग अलग मंत्रालय अपनी अपनी राय देने लगते हैं। जिस मंत्रालय के अंदर ये कंपनी आती हो उसकी राय कुछ अलग होगी, वित्त मंत्रालय या डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों या मंत्रियों के हवाले से जो बातें आती हैं वो अलग होती हैं, और कई स्टेप्स पर मामला बार बार अटकता है। जैसे आप ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का मामला ही लीजिए, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अटके हुए हैं जिन्होंने लग रहा था कि ये तो बिल्कुल कंफर्मेशन हो चुका है। कई बड़े निवेशकों ने एंट्री ली, ये भी खबरें आई, तो उनको देख करके उनके पीछे काफ़ी लोग घुसे, लेकिन अब देखिए वो बाजार गिरने के साथ चूंकि स्टॉक नीचे आया है तो फंस गए। बगा साहब, क्या राय देंगे आप ऐसी स्थिति में? BEML ड्रेजिंग जैसी कंपनी में क्या ये मान लेना चाहिए कि सरकार दरअसल विनिवेश कर पाएगी? आजकल देखिए IDBI भी कुछ ऐसी ही उम्मीद पर चल पड़ा है। बहुत मुश्किल है कहना प्रदीप जी, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे थे इतनी बारी पलटवार होता है इनकाउंटर्स में। सरकार कुछ कहती है या कोई मिनिस्ट्री कुछ कहती है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ और कह देती है, फिर स्ट्रैटेजिक बन जाते हैं ये कंपनीज। तो वो देख के मुश्किल है। थोड़ा बहुत पैसा आप लगा सकते हैं ये सोचते हुए। ओवरऑल मैं कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पसंद नहीं है। स्पेशली बैंक्स तो वैल्यू डिस्ट्रॉयर्स हैं, और यहाँ से भी, इन लेवल से भी बहुत तेज़ी से बढ़ते नहीं देख सकते। हो सकता है कि बिकवाली रुक गई हो। अब बात रही डिसइन्वेस्टमेंट की, टारगेट बहुत तगड़ा है, और हमने देखा है सरकार लीन करती है LIC पर ही बेल आउट करने को। तो ये हो सकता है कि इंट्रा सरकार की कंपनियों के बीच में ही कुछ करार हो जाए और एक दूसरे में हिस्सेदारी रख लें, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे काउंटर्स में ऑपरेटर्स बहुत एक्टिव हैं, जो कि तो बात बहुत रहती है मार्केट में
कि यहाँ पे ये कर रहे हैं इसको, तो वो आम निवेशक फंस सकता है ऐसे काउंटर्स में। तो मैं यही सलाह, ब्रॉड मेरा जो थीम है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां इतना वैल्यू एडिशन नहीं है, बहुत स्लो मूविंग है, तो उससे अलग रहना ही बेटर है। आपके पास ग्रोथ के बहुत विकल्प हैं भारतीय मार्केट में, उनके साथ रहिए। किरण, एक फटाफट टेक चेक दे दीजिए BEML और IDBI, सिर्फ अगर एक ट्रेड के लिहाज से कोई इन स्टॉक्स पर एंट्री या एग्जिट लेना चाहता हो। नहीं, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये उछला है तो ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, बाय करके ही चलना चाहिए। स्टॉप लॉस नजदीक वाला सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड है उसके चलते तो 1315 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस अगर देते हैं तो 1475 1500 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, चलिए थोड़ी देर हो गई आज निफ्टी कॉल लेने में, 3:05 हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आज के वॉलेटाइल मार्केट में। राजेश सातपुते की राय है तेजी करने की, 10,300 पर स्टॉप लॉस और 10,550 के टारगेट है निफ्टी में। वहीं सच्चिदानंद उत्तेकर की भी राय आती हुई और ये कह रहे हैं कि टारगेट रहेगा 10,420 का, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 10,313 पर। किरण जाधव हमारे साथ है और संदीप वागले भी। किरण, आपकी क्या लेवल्स होंगे निफ्टी पर? देखिए, जिस तरीके से हमने 6 फरवरी का बॉटम और अगर 19 फरवरी का बॉटम ज्वाइन किया, तो उसकी ट्रेंड एंड वैल्यूम आज वैल्यू करीबन 10,350 10,340 के करीब आती है। क्योंकि हम सपोर्ट पे है तो बाय करके ही चलना चाहिए, इधर से एक बाउंस बैक होना लाजमी है। तो मेरा मानना है कि इधर से अगर बाय करते हैं तो 10,310 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 10,440 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए कल तक। चले, तो सब ज़्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि 10,400 के ऊपर मार्केट जाएगा, वो ट्रेड लेकर चले। लेकिन इस समय देखिए एक स्टॉक जो 5% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है वो है टाटा मोटर्स, 351 के लेवल्स आ चुके हैं। वागले साहब और जैन साहब दोनों से राय लूंगी। वागले साहब, आप पहले बताइए, और स्टॉक क्या टूटेगा? हर्षदा, टाटा मोटर्स की बात करें तो मैंने आज मॉर्निंग में भी कहा था कि मुझे ये स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं लगती। एज ए ट्रेड बिल्कुल टूटेगा और लोअर लेवल्स दिखाई देंगे। मुझे लगता है ये 330 की तरफ की मूव की शुरुआत है, यहाँ से कम 15 से 20 रुपए डाउन साइड मुझे दिखता है। संदीप, ये जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि यूरोप से जो गाड़ियाँ बेची जाती हैं उन पर भी एक बहुत ही कठोर स्टांस अमेरिका का रहेगा, और उसमें टाटा मोटर्स का JLR या फिर लैंड रोवर वाले प्लांट्स को लेकर दिक्कत हो सकती है। वो क्या पचा लिया है इस प्राइस में, या फिर आगे कुछ और आपको लग रहा है इश्यूज पैदा होंगे? देखिए, करेक्शन दे सकता है, और देखिए ये न्यूज़ तो बड़ी है ही है सर्टेनली, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे टाटा मोटर्स वैल्यूएशंस के लिहाज से तो सही लगता है, और इंटरनेशनली जो भी उनकी डिमांड है उस पर भले इम्पैक्ट पड़े, बट डोमेस्टिकली मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इनके जो भी लेटेस्ट जो मॉडल्स आए हैं उनको बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मार्केट में मिला है, और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी काफ़ी ट्रैक्शन दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो तो बिल्कुल होल्ड करें, और नीचे अगर आता है तो कहीं ना कहीं एवरेजिंग का मौका ढूंढे, क्योंकि कोई भी इस टाइप के ट्रेड वॉर्स और ये होते हैं तो देखिए प्रॉब्लम सारों को ही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है कि कोई भी कंट्री स्टेटमेंट दे सकती है, बट कहीं ना कहीं बाद में रेजोल्यूशन पे आना पड़ता है सबको, और सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये न्यूज़ की वजह से भले ही करेक्शन आए, आज मार्केट्स भी करेक्ट कर रहे हैं, और आज हैवी वेट्स में से है टाटा मोटर्स, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। नीचे आए तो बिल्कुल लेना भी चाहिए। ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर है, बहुत ज़्यादा करेक्शन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आएगा। 330-40 का लेवल सब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे सर्टेनली एक सपोर्ट लेगा ये। ओके, तो थोड़ी गिरावट पर यहाँ खरीदारी की ही सलाह बनेगी, यह है संदीप जैन की राय। वक्त है फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार बंद होने में अब कुछ 17-18 मिनट का वक्त ही बाकी रह गया है, और आज हमने जो रिकवरी देखी है उस पे अटके हुए ज़रूर हैं, लेकिन और सुधार देखने को नहीं मिल रहा। 24,800 के ऊपर निफ्टी बैंक आ चुका है, जिस लेवल पर सुबह हमारे काफ़ी एक्सपर्ट्स नज़र रखे हुए थे। तो क्या ये रिकवरी काफ़ी होगी टिक पाने के लिए?
ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। कुछ खास स्टॉक्स जिन पर इस वक्त हमारी नज़र है, जहाँ पर हम काफ़ी एक्टिविटी देख रहे हैं, ये आपको बताते हैं। एक तो देखिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, जैसे BEML की खबर आई, हमने बात भी की थी, तो अब ड्रेजिंग में भी एक तेज़ी बननी शुरू हुई है। इस खबर का एक आप कह सकते हैं कि रब ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब तक के ट्रेड में। BEML जो तेज़ी से बढ़ रहा था, यहाँ पर करीब 2.5%, माफ़ कीजिएगा 11% के आसपास का इजाफा है और ये टिकने की कोशिश करता हुआ अब तक इसमें जो वॉल्यूम है औसत से करीब 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। ड्रेजिंग के वॉल्यूम औसत से करीब 50% ज़्यादा अब तक हमने होते हुए देख लिए हैं। संदीप जैन, आप अपने क्लाइंट्स को इन स्टॉक्स पर क्या राय दे रहे हैं? पिछली बार आपने IDBI पर कहा था कि यहाँ पर उम्मीद है कि डेवलपमेंट पॉजिटिव होंगे और देखिए वो स्टॉक तो टिका हुआ है, बाजार गिरा लेकिन हल्के करेक्शन के बाद IDBI ने आज नया हाई दे दिया। तो अब इन दोनों पर, ड्रेजिंग और BEML पर क्या राय दी है आपने? देखिए मेरे हिसाब से तो देखो दोनों होल्ड है। सर्टनली पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन तो सर्टनली जो बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का और जिन लेवल्स पे ये स्टॉक चल रहा है तो मुझे अट्रैक्टिव लगता है। और बात सही है, बग्गा जी को भी सुन रहा था मैं, और जनरली इट्स नॉट दैट इजी। ये डिसीजंस बहुत बड़े हैं, सालों पुरानी कंपनियां हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट के डिफरेंसेस रहते हैं ओपिनियन में, फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और बोर्ड्स भी बने हुए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोर्ड बना हुआ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोर्ड बने हुए हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से ड्रेजिंग कॉरपोरेशन इज़ अ बाय एट दीज लेवल्स और बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें क्योंकि ये सारे डेवलपमेंट्स को पैन आउट होने में टाइम लगता है। और BEML भी देखिए बहुत अच्छा खासा करेक्ट कर चुका, ऊपर के लेवल्स आई थिंक 1900-2000 के लेवल्स थे, वहाँ से इतना नीचे आया है। तो इन लेवल्स पे एक जनरली बॉटम फिशिंग भी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये भी एक होल्ड ही है। और आपने सही कहा, IDBI में जिस तरीके से वो चल रहा है वहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन का बज़ बहुत दिनों से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इनके जो नॉन कोर एसेट्स को ये लोग सेल करने में लगे हुए हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को सेल करने में लगे हुए हैं, तो ये तो पक्का कि बैलेंस शीट को पहले सुधारेंगे फिर बाद में प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। मूडीज़ ने भी इनकी रेटिंग्स को ठीक की है, तो बहुत सारी पॉजिटिव्स है इस कंपनी के साथ। तो मुझे लगता है कि IDBI बैंक वैसे भी कई सालों से एक अंडर कर अब तक भी अपने IPO प्राइजेस से नीचे ही चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल से भी देखें, हालांकि NPAs वगैरह काफ़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट वाकई में पूरी रीस्ट्रक्चरिंग में लगी हुई है, तो मुझे लगता है ये भी एक होल्ड है। और बाकी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन इज अ बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन IDBI में पोजीशन आपकी है तो बनी रहनी चाहिए, ये फिलहाल राय आ रही है। इस बीच STBT या BTST क्या रुझान आ रहा है हमारे जानकारों की ओर से, ये आपको बता दें। मनोज सचदेवा की राय सबसे पहले, और ये कह रहे हैं कैन फिन होम्स लेकर चले। कैन फिन में तो वैसे भी हमने देखा इनिशियल लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी आज इंट्राडे में दिखाई दे रही है। 560 का टारगेट इन्होंने दिया है, स्टॉप लॉस आप 538 पर लगाएंगे। दूसरा पिक इस समय का टॉप परफॉर्मर माइंडट्री है, यहाँ पर भी तेजी की पोजीशंस कैरी करें। मनोज सचदेवा कह रहे हैं 855 का टारगेट रहेगा और 832 रहेगा स्टॉप लॉस। इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट मैं माइंडट्री ही अभी देख रहा था जहाँ पर नए हाईज बनते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर चलिए आपको एक तेजी का कॉल भी मिल गया। कुछ और भी IT स्टॉक जैसे कि टेक महिंद्रा में भी ऐसा ही उछाल है, देखिए क्या वहाँ पर भी किसी की कॉल आती है। नीरव की कॉल देखते हैं पहले। यहाँ पर शॉर्ट कॉल दे रहे हैं वो इंजीनियर्स इंडिया के फ्यूचर्स पे 169 पे स्टॉक पर 161 का टारगेट। और टाटा केमिकल यहाँ पर भी बिकवाली की कॉल है 686 के स्टॉप लॉस और 662 के टारगेट के साथ। पागले साहब आपकी क्या ट्रेड्स रहेंगे? हर्षदा, टेक महिंद्रा पे मेरा BTST होगा जो प्रदीप ने आइडेंटिफाई किया है। मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, माइंडट्री में भी स्ट्रेंथ है बट वो काफी मूवमेंट आ गई उसमें, तो मैंने टेक महिंद्रा कवर किया है। 624 का स्टॉप लॉस होगा, 645 का टारगेट होगा। और STBT में मैं टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा, 355 का स्टॉप लॉस होगा, 330 का टारगेट होगा। ओके, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में यहाँ पर और टाटा मोटर्स में आपने कहा आप एक ट्रेड लेंगे। किरण, आपकी क्या पोजीशंस रहेंगी इस समय, BTST या STBT? अर्षद जी, IT स्टॉक में मैंने TCS चुना है। एक अच्छे 5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक उछल रहा है। मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होता नजर आना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा TCS का 3065 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 3175 के लेवल्स अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए।
वर्टिकल रैली हमने आज सेकेंड हाफ में देखी है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखी है, तो ये कंटिन्यू होता नजर आएगा। ये भी पिछले 3 दिन का अगर कंसोलिडेशन के टॉप से है उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता नजर आ रहा है। तो इधर 1355 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन लेने चाहिए और 1390 के 90-97 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टीसीएस और टेक्नोलॉजी के बारे में मैं भी सोच ही रही थी और बग्गा साहब आपसे सवाल लेना चाहेंगे, क्या इस समय ये सबसे शानदार सेक्टर या फिर सबसे सेफेस्ट सेक्टर होगा पैसे लगाने के लिए? क्योंकि एक तो डॉलर की मजबूती, उसका फायदा, ओवरऑल जो मूड पहले था उसके मुकाबले अब स्थिति काफी बेहतर है इन लोगों के क्लाइंट्स की, प्राइसिंग ट्रेंड्स की। जी बिल्कुल, ये सब फैक्टर्स हैं और डिजिटाइजेशन अगर देखें तो टर्न हो रहा है। तो जो दिग्गज हैं उनका 30-40% ग्रोथ है डिजिटल क्षेत्र की, जो उनकी रेवेन्यूज़ हैं। तो फाइनली हमारी कंपनियां टर्न कर रही हैं। आईटी की मैं सितंबर से कहता रहा हूं कि आईटी खरीदिए और अभी भी कहूंगा कि खरीदिए आईटी। इस साल का और अगले 2 साल का अच्छा प्रदर्शन आते दिख रहा है, टर्न कर रहा है सेक्टर। फार्मा जो है उसमें अभी भी टाइम पे हमें इश्यूज दिख रहे हैं, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट अदरवाइज फार्मा भी ऐसा एक माहौल बना रहा है, अंडर ओन्ड है, अंडर लव्ड है, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता और वही एक अच्छा टाइम है कॉन्ट्रेरियन तौर पे एंट्री करने का। तो मैं कहूँगा कि चुनिंदा फार्मा भी देखिए जिनका इतना डेट नहीं है और यूएस जिनका इतना रेशियो नहीं है यूएस से रेवेन्यूज़ का, ऐसी कई कंपनीज हैं फार्मा में, बहुत लार्ज कैप और मिड कैप में, जो ओन किए जा सकते हैं, 1 साल 2 साल के लेवल पे अच्छा रिटर्न देंगे। तो आईटी फार्मा दोनों हर्षदा मेरे कॉल्स रहेंगे। आईटी और फार्मा दोनों में तेज़ी की सलाह और सही मौके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं फिलहाल। बग्गा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक्स नए हाइस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, खासतौर पे जो 2 स्टॉक्स की हमने बात की, अगर आप टेक महिंद्रा और माइंडट्री पे नज़र डालें, माइंडट्री ने तो आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, टेक महिंद्रा करीबन 3 साल के नए हाइस पर है। और संदीप जैन, इस लिहाज से ये जो 2 स्टॉक्स हैं इन्होंने इन्फी टीसीएस के मुकाबले कहीं बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है। क्या आपको लगता है कि फंडामेंटली भी ये बेहतर बेट्स हैं? देखिए अब महंगे लगने लगे हैं थोड़े से, बट मुझे समहाउ टेक महिंद्रा ठीक लगता है। माइंडट्री थोड़ा सा ज़्यादा रनअप दे चुका है। सर्टनली देखिए ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिया था मैनेजमेंट ने और काफ़ी सारे डील्स भी इन्होंने क्लिंच की थी, उसकी वजह से भी रिजल्ट्स में इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा, उसकी वजह से तेज़ी आई है। बट मैं अब थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाऊंगा अगर माइंडट्री की बात करें। बाकी टेक महिंद्रा लुक्स गुड एंड टीसीएस, जो कि बग्गा जी ने भी कहा, ये बात सही है कि जो ये ओल्ड आईटी इकोनॉमी आईटी कंपनीज की तरह जो चल रही थी ये कंपनियां, अब इन्होंने इस तरीके से अपने डिजिटाइजेशन की तरफ और डिजिटल रेवेन्यूज़ की तरफ फोकस बढ़ाया है, तो उस चीज़ को मार्केट बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2, 3, 4, 5 क्वार्टर्स सर्टनली और भी अच्छा रिजल्ट्स पेश करेंगे। तो सर्टनली टीसीएस, जो कि किरण यादव जी ने भी अभी रेकमेंड किया, वहाँ पे हम भी हमारे क्लाइंट्स को राय दे रहे हैं टीसीएस पे ध्यान दें, इन्फोसिस पे भी ध्यान दें। बाकी आईटी सर्टनली इज़ अ गुड सेक्टर टू लुक एट और इनफैक्ट 2-4 महीने से ही कह रहा हूं मैं भी इनफैक्ट, और जिस तरीके से सारे स्टॉक्स ने रनअप दिया है, अब थोड़े महंगे ज़रूर हुए हैं बट स्टिल थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया के साथ लेंगे तो सर्टनली यहाँ पे सेफ हेवन अपील भी है और रिस्क भी कम दिखती है डाउनसाइड और अपसाइड मोमेंटम भी। जिस तरीके से वर्ल्ड इकॉनमी में ग्रोथ आ रही है यूएस में या यूरोप में या इंडिया में भी, आईटी की डिमांड सर्टेनली बढ़ेगी। टैक्सेशन में जो कट आया है उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि इन सब कंपनीज में डिमांड अच्छी आने वाली है आने वाले क्वार्टर्स में। तो सर्टेनली आईटी पे ध्यान दें। और एक मैं स्टॉक बहुत बार रेकमेंड कर चुका हूं और अभी भी करूंगा वापस से, एफएसएल पे ध्यान दें। वो स्टॉक मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी, और जिस तरीके के उनके रिजल्ट्स आए थे क्वार्टरली रिजल्ट्स वो भी अच्छे हैं, तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है और अपसाइड मुझे यहाँ से अभी भी 15-20% की दिखती है। चलिए फर्स्ट सोर्स का जिक्र कर रहे हैं और देखिए इस फर्स्ट सोर्स में हमने देखा नेशनल लेवल से काफ़ी बढ़िया रिकवरी पिछले कुछ महीनों में देखी गई है, लेकिन टेक के साथ जो बग्गा साहब भी कह रहे थे, फार्मा भी एक पोटेंशियल प्लेस है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट्स आ रही हैं, सन फार्मा के हलोल प्लांट को लेकर हमने देखा था, अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, टाइम दिया गया है इनको। आज जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वो ऑफ कोर्स औरोबिंदो फार्मा है,
क्योंकि इसकी जो यूनिट की जांच हुई और वहाँ पर 9 आपत्तियाँ निकल कर आई हैं। और आपत्तियाँ वैसे आप देखें ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन एक फार्मा कंपनी के लिए साफ सफाई नहीं रखना, मैन पावर ट्रेंड ना होना, ये आगे चलकर बड़े इश्यूज भी साबित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यूएस एफडीए ऐसी चीज़ों को काफ़ी कड़ी नज़र से देखता है। संदीप जैन, आपकी क्या राय रहेगी इन फार्मा कंपनियों में? अगर आप देखिए औरोबिंदो ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है आज, लेकिन दूसरी कंपनियों में चाहे वो लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा हो, 40 से 20% तक का एक करेक्टिव मूव आ गया है। सर्टेनली देखिए, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच तो मेरा काफ़ी हफ्तों से और महीनों से, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा में ओवरडन हो चुका है और काफ़ी अंडर ओन्ड भी, और लोग इनफैक्ट शन कर चुके थे इस पूरे सेक्टर को, और पर्टिकुलरली फंड मैनेजर्स के फेवरेट लिस्ट में नहीं है ये, और कई दिग्गज इन्वेस्टर्स के भी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा ये लाइमलाइट में नहीं रहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सन फार्मा है, ये जो भी नेगेटिव न्यूज़ है ये सारी की सारी कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड लगती है। ल्यूपिन है या डॉक्टर रेड्डीज है, ये सब अब अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन टाइप के मार्केट्स के माहौल में आईटी, फार्मा, यही सेक्टर्स है, एफएमसीजी, जहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए अगर मार्केट में पार्टिसिपेशन को कंटिन्यू रखना हो तो। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगती है। सन फार्मा कैन बी अ गुड बेट, और ये जो भी औरोबिंदो फार्मा है ये नहीं भूलना चाहिए। औरोबिंदो फार्मा एक फैंटास्टिक कंपनी है और ज़बरदस्त एग्रेसिव मैनेजमेंट भी, और रिसर्च पे भी जिस तरीके का इस कंपनी का पास में भी फोकस रहा है फाइलिंग्स को लेकर और सब, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है, ये इश्यूज़ इनफैक्ट सफाई और ये छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर, और यूएस एफडीए पर्टिकुलरली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट रन में तो प्रॉब्लम करेगी, बट लॉन्ग रन के नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है ये सारी कंपनियां इन सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में सक्षम है, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे बॉटम फिशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए इन अ स्टैगर्ड मैनर। स्टॉक अगर चुनना हो, आपका फेवरेट क्या रहेगा? देखिए, मैंने इप्का के बारे में जिक्र किया है, 2-3 बार किया है पास्ट में भी, क्योंकि ये कंपनी वन ऑफ द फर्स्ट थी यूएस एफडीए की जो मार पड़ी थी, और 2-2.5 साल 3 साल से इनफैक्ट जूझते जूझते कहीं ना कहीं अब रिजल्ट्स भी इस कंपनी के अच्छे आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। फिर मेरे को मिड कैप फार्मा कंपनीज अच्छी लगती है, जैसे कि बायोकॉन की एक सिस्टर कंसर्न है सिंजिन, वहाँ पे ध्यान दे, वो स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है इनफैक्ट। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बायोकॉन और सिंजिन एक टाइम पे दोनों सिमिलर मार्केट कैप पे थे, और आज बायोकॉन तो सर्टेनली देखिए फ्लैगशिप कंपनी है और बहुत ऊपर तक आ चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंजिन को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये मैनेजमेंट सर्टेनली बहुत क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो सिंजिन में डाउनसाइड भी बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, एक लो बीटा स्टॉक है, धीरे धीरे मूव करता है, और सेफ्टी भी मुझे दिखती है स्टॉक में इन टाइप के मार्केट्स में भी, तो सिंजिन पे ध्यान दे। बाकी बायोकॉन इज अ बाय ऑन डिक्लाइंस, और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये दोनों अच्छे लगते हैं। ओके, औरोबिंदो में कोई शॉर्ट पोजीशन हो किरण, तो होल्ड करके जाएंगे या काटेंगे? अगर औरोबिंदो में शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लगता है कि होल्ड करके चलना चाहिए। बहुत बड़े गैप से खुला था और अभी भी 606 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो 606 के जब तक नीचे है तो मुझे लगता है कि और भी निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। आज का जो पैनिक बॉटम था करीबन 595, 592, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स माने जाएंगे, और अगर ये निकलते हैं तो वापस एक बार 570 की ओर चलते नजर आएंगे। तो अभी तो बायस नेगेटिव है जब तक 606 के नीचे हम ट्रेड करते रहेंगे। और सन फार्मा वागले साहब, इसमें क्या ट्रेड लेंगे? इस समय 2% ऊपर है। अर्शद, माइल्डली पॉजिटिव मेरा मानना होगा, लेकिन निफ्टी का जो माहौल है इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि ये वन वे एक 565 तक की अपसाइड सीमित दायरे में, ऑन द डाउन साइड 530 और अपसाइड 560, 565 ये प्ले होगा। ओके, वागले साहब, सुबह एनएमडीसी पर आपने एक बंदी की कॉल दी थी, इस वक्त जाहिर है कि मुनाफे में है, अब क्या लगता है? प्रदीप, आई थिंक ये आप ही ने आइडेंटिफाई किया था और सही प्राइस पे आइडेंटिफाई किया था। मैं समझता हूँ इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्लियर ब्रेकडाउन है, और हालांकि लोअर लेवल्स ऑफ 118, 119 से 1-1.5 रुपए की बाउंस बैक हुई है,
कल मुझे लगता है 114 115 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। 123 124 23.5 का स्टॉप लॉस रख के खड़े रहिए 115 के टारगेट के लिए। तेल पे आपने कहा था कि 77 पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अब देखिए दिन में गया 76 तक और अब 78 पे आ गया है, तो ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? प्रदीप, नहीं, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट बाउंस बैक हुआ है। मैं बाय करने की तो सलाह नहीं दूंगा, बट अगर बेचना है, वीकनेस तो है, लेकिन 80 81 82 तक बाउंस बैक हो सकता है, वहां पर बेचकर चलना चाहिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। सेल पर नेशनल लेवल से यहाँ पर भी हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन आया है। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर देखिए नेशनल लेवल से थोड़ी सी एक्टिविटी बेहतर होती दिखाई दे रही है, रिकवरी आ रही है। इसमें आप टेक महिंद्रा को जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस और ऐड हो रही हैं। वोल्टास में देखिए पिछले आधे घंटे में लगभग नेशनल लेवल से 1% का उछाल आया और दिलीप बिल्डकॉन में भी हम देख रहे हैं करीब करीब 1% का मूव। सुबह तक तो दिलीप बिल्डकॉन इनफैक्ट बहुत ही शांत ट्रेड करता दिखाई दे रहा था। तो वोल्टास, दिलीप बिल्डकॉन और साथ ही आप बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स पर भी ध्यान डाल सकते हैं जहाँ पर आ रहा है नेशनल लेवल से थोड़ा सा खरीदारी का एक्शन। किरण, इन तीनों में कोई स्टॉक जो आपको लगता है यहाँ पर शायद मंदी की पोजीशंस काट लेनी चाहिए? नहीं, आपने टेक महिंद्रा कहा तो टेक महिंद्रा का हमने की चर्चा कर ली है तो उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वोल्टास, दिलीप बिल्डकॉन और बैंक ऑफ बड़ौदा। वोल्टास मुझे लगता है कि मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, मुझे लगता है कि इधर से और भी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। इधर से मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस आपका 618 रहेगा और टारगेट्स के लिए हम अगर 3-4 दिन देते हैं तो 645 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 645 650 के करीब एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। दिलीप बिल्डकॉन में मुझे कोई ऐसा खास चार्ट पैटर्न नहीं नजर आ रहा है जहां पे मैं बुलिश रहूंगा। ओके, लेकिन ऑर्डर की वजह से आज ये पॉजिटिव तो है, करीबन 1% ऊपर इस वक्त आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा थॉमस कुक में रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई और देखिए कमज़ोर बाजार में ये स्टॉक 5% ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि इस रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से शायद क्वेस्ट कॉर्प में जो इनका स्टेक है उसकी जगह आपको सीधे तौर पे वो शेयर होल्डिंग मिल सकती है, उसको अलग किया जा सकता है पूरी तरह से, तो वो स्टॉक नीचे गया है। हालांकि इंटरेस्टिंगली यहाँ पर थॉमस कुक को तो फ़ायदा हो रहा है। टीम लीज जो कि क्वेस्ट कॉर्प की एक पेयर कंपनी है, वहाँ आज हम तेज़ी देख रहे हैं। IDBI बैंक बैन में है और एक अच्छा उछाल देखने को मिला। गोदरेज एग्रोवेट पाम ऑयल पे जो सरकार ड्यूटी लगा सकती है लगा रही है, उस खबर के चलते हमने यहाँ पर भी आज सुधार होते हुए देखा, लेकिन कमजोरी दिखी। बलरामपुर चीनी में जबरदस्त करीब 9% का नुकसान वहाँ दिखाई दिया, लेकिन अब मार्केट क्लोज हो चुके हैं और ये प्रोविजनल नंबर फिलहाल जो आपके सामने आ रहे हैं। निफ्टी 10,357 दिन के लो से तकरीबन 30 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक 107 पॉइंट के नुकसान के साथ 24,800 से थोड़ा सा नीचे। सेंसेक्स 318 पॉइंट के नुकसान के साथ फिलहाल बंद होते हुए और आखिरी मिनटों में जो मार्केट ब्रेथ है 80% स्टॉक हर्षदा नुकसान के साथ बंद हो रहे हैं। जी हाँ, मूड थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ और ये हुआ है जहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में भी इतनी कुछ खास गिरावट नहीं आती दिखाई दी थी आज दोपहर में, लेकिन प्रेशर में आज हम दिन भर रहे हैं। कुछ मंदी वाले खिलाड़ी दिग्गजों में टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, ऑरबिंदो फार्मा, टाटा स्टील जैसे स्टॉक शामिल है। आखिरी 1 घंटे में भारतीय इंफ्राटेल भी इस सूची में जुड़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला आज। 3-4 ही काउंटर्स थे आज जिनमें कुछ खरीदारी देखी गई है। टेक महिंद्रा, TCS, इसके साथ ही NTPC में हमने देखा आखिरी कुछ 15 मिनटों में तेजी आती हुई दिखाई दी थी। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन इसमें एक्शन था। 165 के आसपास ये जाकर टिका है NTPC का शेयर। तो ये बाजार की चाल। हर्षदा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक, अब देखिए करीब 5.5% का स्विंग। ये ऐसा स्टॉक नहीं है कोई हाई बीटा, और वॉल्यूम इस तरह के वॉल्यूम देखिए एवरेज से करीब 20% ही है आज, लेकिन अचानक आखिरी मिनटों में एक तेज उछाल दिखाई दिया है। अब वो कितना वॉल्यूम का सपोर्ट है, कितना टिकेगा ये पता नहीं, लेकिन मूव इंटरेस्टिंग रहा। जी हाँ, तो ऐसे कुछ काउंटर्स रहे हैं जो आखिरी कुछ मिनटों में हरकत में थे। इन पर आगे चर्चा होगी जरूर, खासकर कल के ट्रेड में देखेंगे क्या कुछ ब्लॉक डील्स हुई है या फिर कुछ और न्यूज फ्लो है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया किरण, संदीप जैन और संदीप आगले, आप तीनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड पर। तो ये थी बाजार की चाल और आज के इस कमजोरी वाले दिन में देख लेते हैं हमारे कैप्टन्स की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है स्टॉक 2020 में। रिटर्न्स आपके सामने हैं। हेमंत ने इनफैक्ट बाजी मारी है, 2.37% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। नीरज 0.86% की कमाई कर पाए हैं। देख लेते हैं आउट परफॉर्मर्स कौन से थे हमारे कैप्टन्स की टीम में।
मंदी के सौदों में हिंडाल्को और सेल यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन रहा, लेकिन देखिए आज की इस कमजोरी में फर्टिलाइजर कंपनियों में तेजी रही है और दोनों फर्टिलाइजर कंपनियां हेमंत की टीम में शामिल, मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट। नीरज की टीम भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसमें शामिल है औरबिंदो फार्मा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और पीएनबी गिल्ड। और इसके साथ ही फिलहाल आखिरी सौदा में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर। आगे आपके लेकर आएंगे आज के दिन का पूरा रिकैप मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार।